हेलो गाइस, आज हम सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी कंटेंट है हमारा अतीत क्लास 6 का अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 शीर्षक आरंभिक नगर। आज हम आरंभिक नगर के बारे में जानेंगे और जहाँ जहाँ पर भी हमारा इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। पुराने भवन का संरक्षण। अपने घर के पास की गली में जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। इसकी वास्तुकला को देखो, एक व्यक्ति ने कहा। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? एक महिला ने कहा। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। उन लोगों की बातों को सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है, क्योंकि वो भवन हमारे पुराने टाइम का था। हड़प्पा की कहानी। अब इसमें हड़प्पा की जानकारी की गई है। हड़प्पा लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। इस समय में कई इंजीनियर लगे हुए थे। अचानक काम में लगे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन अक्सर पुरानी इमारतें हमेशा अपनी कहानी बताती है। रेलवे लाइन बिछने के 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। उन्हें तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। देखो, जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रखी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा का मतलब 4700 वर्ष पहले शहरों का निर्माण हुआ था और सबसे खंडहर हमारी सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा नगर की। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा संस्कृति के इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। यह भाग निचले इलाके में था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है। निचले हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा है। इन दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों वर्षों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। हड़प्पा संस्कृति के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। इसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघाट कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस तालाब में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। इस तालाब के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इस तालाब में पानी कुएं से निकाल कर भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इस तालाब में विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कुछ नगरों में जैसे कालीबंगा और लोथल में एक अग्निकुंड मिला है। इन अग्निकुंडों में शायद लोग यज्ञ करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कुछ नगरों जैसे कालीबंगा और लोथल में हमें कौन से साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के। अग्निकुंड में मतलब क्यों मिले? वो लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे। अब हम इसके बारे में जानेंगे। भारत के पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा प्रांतों में इस प्रकार के नगर मिले हैं। इन नगरों में पुरातत्वविदों को कई अनोखी वस्तुएं मिली हैं। इन वस्तुओं में मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मुनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ये उपकरण हमें मिले हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के प्रांतों में मिले हैं ये सभी साक्ष्य। वन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घरों में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ये घर 1 या 2 मंजिल होते थे। अधिकतर घरों में एक अलग अलग स्नानगृह होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ढके हुए नाले होते थे। इन नालों को सावधानी से सीधी पंक्ति में बनाया जाता था, पानी आसानी से बह सके, इसलिए हर नाली में हल्की ढलान होती थी। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो नालियां बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल। देखो ये ना स्नान गृह है, इस तरह से सीढ़ियां बनाई गई थी, इस तरह के मतलब बनाए जाते थे। महान स्नान गृह बोलते थे इसमें। और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। नगरीय जीवन। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नगरों में कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जो हमेशा नगर में सुधार करने की योजना में लगे रहते होंगे। इसलिए हड़प्पा के नगरों में बहुत हलचल रहती होंगी। ये लोग संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक को लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक लोग मोहरों और अन्य वस्तुओं पर लिखते होंगे। अन्य वस्तुएं शायद बच नहीं पाई। देखो ये लिपिक पता चल गया, लिखने का कार्य करते थे, उनको बोलते थे लिपिक। हड़प्पा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। ये लोग घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनवाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। इन नगरों में बच्चों के खेलने वाले खिलौने भी मिले हैं। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? अब जो ये वाला दिखाया गया ये है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। ईंटों की चिनाई इस तरह से होती थी। और ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, नीचे एक कुआं, दाई और तरफ ये वाला नाला है, उसमें पानी की निकासी की जाती थी। हड़प्पा की एक मोहर ये है। ऊपर के एक मोहर में दिए गए चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाई और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, ये है पक्की मिट्टी के खिलौने, लेकिन जो इस मोहर के साक्ष्य मिले हैं वो अभी पढ़ नहीं पाए हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई कुछ चीजों के बारे में अध्ययन करें। पुरातत्वविदों के विचार में ये वस्तुएं अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने तथा बर्तन बनाए जाते थे। सोने और
चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। अब इसमें जो मनके दिए हुए हैं, ये गहने जो दिखाए गए हैं, ये सब बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रंग का यूज करते थे और कौन सी मिट्टी का। तो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 3 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? मेरगढ़ में आज से 7000 वर्ष पहले कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी से एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां यह संकेत देती है कि यहाँ सूत काता जाता था। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। इसी पृष्ठ पर दिए गए चित्र में मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। विशेषकर मूर्तिकार ही इस प्रकार का कार्य कर सकता है। इस बारे में पता नहीं चला कि क्या केवल पुरुष ही विशेषज्ञ होते थे, क्या महिलाएं इस प्रकार का कार्य नहीं करती थी। यह बात अवश्य है कि हर कोई व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब देखो भाई, ये ऊपर है पत्थर के बाट, इस तरह के होते थे पत्थर के बाट। देखो इन बाटों को कितने ध्यान से और उपयुक्त बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन बाटों से बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोला जाता होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई मनके कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इन मनकों के बीच छेद किए जाते थे। इन मनकों के छिद्रों में धागा डालकर माला बनाई जाती थी। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक। अब फलक क्या थे? ये जो बीच में है ये क्या है? फलक। फेंस बनाने के लिए बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाया जाता था। इससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके ऊपर उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर मिल जाते थे। फेंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब ये जो चित्र है ये किसका है? फेंस का है। ऊपर कढ़ाईदार वस्त्र, यह मूर्ति एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की है जो पत्थर से बनी हुई है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। इस तरह से कढ़ाई की जाती थी पहले वस्त्र पर। कच्चे माल की खोज में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले या किसानों द्वारा खेतों में उपजाए जाने वाले पदार्थ कच्चा माल कहलाते हैं। पशुपालक द्वारा पशुओं से प्राप्त पदार्थ भी कच्चा माल कहलाता है। लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। अब कच्चा माल कौन तैयार करते थे? किसान तैयार करते थे।
किसानों द्वारा तैयार किया जाता था कच्चे माल को और प्राकृतिक रूप से। अब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है, ये खिलौना है और दूसरी एक मोर है। हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे, क्या आप बता सकते हैं? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। यह खिलौना हल है जिससे बच्चे खेलते थे। ये खिलौना है हल का। आज के राजस्थान से हड़प्पा के लोग तांबा मंगवाते हैं। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबा आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आधुनिक कर्नाटक से सोने का आयात किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोना आज के दिन भी कर्नाटक में सबसे ज्यादा मिलता है और पहले भी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों के साथ साथ लोग गांवों में भी रहते थे। गांव के लोग अनाज उगाते थे और पशु पालते थे। गांव में रहने वाले किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। यह बात वहां खुदाई से मिले पौधों के अवशेषों से प्राप्त चलता है। हल का प्रयोग एक नई बात थी। हल से जमीन जोती जाती थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय करके जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। खदीर बेट के किनारे कच्छ के इलाके में धोलीवारा नगर बसा था। इस नगर की जमीन बहुत उपजाऊ थी। यहाँ पानी साफ मिलता था। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इस नगर में एक बड़ा विशाल मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पर खोदा गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। धोलावीरा में सबसे पहले जमीन उपजाऊ थी वहां, इसलिए सबसे पहले खेती की गई थी वहां पर। लोथल नगर साबरमती की एक उपनदी के किनारे पर बसा था। यह स्थान गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में मिलती है। इस नगर में कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल नगर में एक इमारत मिली है। इस नगर में मनके बनाए जाते थे। इस इमारत में पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं।
ये सारी चीज़ें गुजरात में है। लोथल भी, धोलावीरा भी, यहाँ मोहरें मिली हैं लोथल में। लोथल का बंदरगाह, और सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है हमारा? लोथल, गुजरात में है। लोथल में एक बड़ा तालाब है, यह बड़ा तालाब लोथल बंदरगाह रहा होगा। यहाँ से समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा।